कुछ एक ऑडियो वायरल हुआ तो उस पर अपन बात करेंगे, उसमें क्या सच्चाई है और वो क्यों हुआ था, जो क्योंकि एक मेन मुद्दा है। मेथड लेकर अंग्रेज ये बीजेपी क्यों चल रही है, ये प्रश्न है और ये प्रश्न मेरा नहीं है, आम जन का प्रश्न है। और यदि आम जन का प्रश्न है तो मैं भी एक सामान्य सा प्राणी हूँ। ऑफिसर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है और ये इस तरह से आदिवासी बनाम आदिवासी कहीं पर भी नहीं ये यहाँ डूंगरपुर के इस दक्षिण राजस्थान का नहीं है? नहीं है। ये दक्षिण राजस्थान का ये संगठन मैं कह रहा हूँ आपको, विजय कुंजूर लेके आना। बीटीपी वाले और आदिवासी परिवार वाले बीएपी वाले ये कहते हैं नहीं साहब हम तो मुस्लिम और हम ईसाइयों को, ये जो धर्मांतरित होगा उन्हीं को आरक्षण। धर्म और धर्म को लेकर के ये जो टिप्पणियां, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कटारा जी। मूल बात बताऊं आपको, मानगढ़ का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीयता का आंदोलन। माननीय मंत्री जी नंदलाल जी मीणा जी का भी बयान है, और पूर्व के जनजातीय आयोग के अध्यक्ष माननीय दिलीप जी पुरिया जी, सोमजी भाई डामोर जी और इनके तमाम बड़े नेता जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, और उन लोगों का भी कहना है कि ये अगर होता है तो सही रहता है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे बीच में उदयपुर से सांसद श्री मन्नालाल जी रावत हैं और हमारे पड़ोसी प्रतापगढ़ जिले से भी हैं, और मैं भी प्रतापगढ़ से हूं। तो सबसे पहले तो पहली बार मुलाकात हो रही, इसलिए स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू कटारा जी, और सभी दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहला सवाल ये आपका कि क्योंकि जैसे जितने भी सवाल थे उन्होंने जो चर्चित थे पूछ लिए, एक तमाम मंचों से, जैसे अभी जो कुछ टाइम पहले विवाद भी चला, डिबेट भी चली, आपकी तरफ से पोस्टें हुई और उनकी तरफ से भी कुछ एक ऑडियो वायरल हुआ, तो उस पर अपन बात करेंगे, उसमें क्या सच्चाई है और वो क्यों हुआ था, जो क्योंकि एक मेन मुद्दा है वो। मेरे अपने गांव के पास में जंगल है, सीता माता का अभ्यारण्य, हम्म, और यदि आप दिवाग माता की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारा जंगल आता है। तो गांव की अपनी व्यवस्था है, और मुझे ये बताया गया कि हर गांव की अपनी एक प्राकृतिक सीमा है जो पहले से पुरखों से तय कर रखी है। भैया यहाँ से चिखलाड़ शुरू होता है, यहाँ मगरी शुरू होता है, यहाँ पे खूटगढ़, ऐसा करके सब है। बीएपी के लोगों ने कथित रूप से वहां लोगों ने फोटो भी भेजे, और देवगढ़ थाने में आप पुलिस में भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। पुलिस ने छापा मारा, वहां बहुत सारी चीजें हुई, गांव के लोग आपस में उलझे भी, कहीं गोफन चली, कुछ कुछ हुआ। उस टाइम ये बताया गया कि बीएपी के लोग जो बाहर से बुला बुला के उस जंगल में 1000 बीघा जंगल को खत्म कर दिया, साफ कर दिया। अच्छा। ऐसे बात को लेकर वहां तनातनी हुई। तो जो जंगल काटता है, प्रकृति के विरुद्ध जाता है, जनजाति समाज का व्यक्ति प्रकृति पूजक है, लेकिन ये बीएपी वाले उस भाव के विरुद्ध जाकर जंगल साफ किया। लोगों में खूब सारी तनातनी हुई, बातें हुई, उसमें से कोई एक बात निकल के आई। तो जिन्होंने पेड़ काटा उसको लोग क्या करेंगे, उसको माला पहनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको तो भगाएंगे ना उसको, क्योंकि प्रकृति का पूजक है, पेड़ों को पूजता है, राखी बांधता है पेड़ों को। वो आदमी तो पकड़ेगा, कूटेगा, भगाएगा, कुछ तो करेगा। वो मुझे लगा इसी बैकग्राउंड में वो सारी बातें आई। तो आप समझ सकते हैं कि बीएपी के लोगों ने बाहर से आकर 1000 बीघा जमीन पर जंगल साफ कर दिया। मुद्दा ये है, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था, मुझे जो लगता है कटारा जी, कि बीएपी के लोगों ने 1000 बीघा पर जंगल साफ कर दिया, उसके बारे में आपको क्या कहना? अगर ये प्रश्न होता तो मुझे और ज्यादा मैं इस प्रसाद से बताता, लेकिन क्योंकि वो उस ऑडियो के बाद में फिर आपका बयान आया, तो वो एक चर्चा का विषय रहा, इसलिए निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। कलेक्टर की फाइल देखो आप, कलेक्टर ने राजस्थान सरकार को रिपोर्ट भेजी है, मैंने भी पत्र लिखा है, मैंने लिखा उसमें कौन कौन लोग गठजोड़ में, कुछ लोगों के रिकॉर्ड में, कुछ लोगों ने पैसे लिए, क्यों जंगल साफ कर रहे हैं, और ये बीएपी के लोग आखिर जंगल साफ क्यों करना चाहते हैं। जनजाति समाज की प्रकृति पूजक, जैसा मैंने बताया, उस जंगल को साफ करने से मिलेगा क्या इनको? मुझे लगा कि जो पूरी दुनिया भर में क्लाइमेटिकल चेंज हो रहा है उसको खत्म करने वाला अगर कोई इकोसिस्टम था, कोई व्यक्ति था, तो वो अंग्रेजों का सिस्टम था। तो अंग्रेजों के मेथड के आधार पर जहां जहां जनजाति समाज, यहाँ तक कि भगवान बिरसा मुंडा जी का आंदोलन है वो भी जंगल की रक्षा के लिए था, है ना। हमारा जंगल, हमारा जल जंगल, जमीन, जन और जानवर, ये सभी का पूरा इकोसिस्टम, पांचों तत्व जो है उसकी रक्षा करना है। और ये अंग्रेजों का मेथड लेकर ये बीएपी क्यों चल रही है, ये प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरा नहीं है, आम जन का प्रश्न है। और यदि आम जन का प्रश्न है तो मैं भी एक सामान्य सा प्राणी हूँ। कोई लगता है कि जहाँ गलत है वहां कुछ बोलना चाहिए, और जहां गलत हो रहा है और गलत का यदि विरोध कर रहे हैं लोग, उन लोगों के साथ में खड़ा रहना चाहिए। बस इसी का परिणाम है अनावश्यक टीका टिप्पणी, गाली गलौज, और फिर धाम धीम सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है, कोई पहले कुछ का कुछ शब्द कह रहा है, वो आप जानते हैं। ऐसा क्या रीजन है? एज आपका अनुभव भी, आप एक ऑफिसर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है और ये इस तरह से विवाद हो रहा है, इसके कारण क्या हो सकता है? आदिवासी बनाम आदिवासी कहीं पर भी नहीं है। मैं पहले किसी मीडिया में कह चुका हूं, यदि कोई व्यक्ति अपना नाम रख ले कलेक्टर सिंह, तो उदयपुर की कलेक्टर की कुर्सी पे उसको बिठा देंगे क्या? नहीं बिठा सकते। यही प्रश्न है, योग्यता होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, यूपीएससी क्लियर होगा, और जो एक प्रोटोकॉल है इसका ट्रेनिंग का वो पूरा करेगा,
काबिलियत होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग करते 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 वहां जाके कलेक्टर की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठता है। लेकिन यहाँ क्या किया, एक आदिवासी परिवार नाम का संगठन लिया है। मुझे जानकारी में ये आया है कि ये संगठन प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति, विजय कुंजूर, बबीता कश्यप ये लेकर आए और उस संगठन को इस तरह से फैलाया जनजाति युवाओं के कंधों पर रखकर कि ये आदिवासियों का है, आदिवासियों का नहीं है। मैंने पहले कहा है, कलेक्टर सिंह नाम रखने से कलेक्टर की पदवी पर कोई बैठ नहीं सकता, उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, उसके अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। वैसे ही ये संगठन जो है भ्रामक है। मतलब ये यहाँ डूंगरपुर के इस दक्षिण राजस्थान का नहीं है? नहीं है, ये दक्षिण राजस्थान का ये संगठन। मैं कह रहा हूं आपको, विजय कुंजूर लेके आया था, जो दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ, जेल गया, बैंक का अधिकारी रहा। आप रिकॉर्ड थोड़ा खंगाल के देखें। बबीता कश्यप है, वो गुजरात हाई कोर्ट के जमानत पर चल रही है, राजद्रोह का मुकदमा, बहुत सारी चीजें हैं। और थोड़ा खूंटी जिले में जाके देखें, उसके आसपास के थानों में देखें, उनके खिलाफ 5 मुकदमे। ये मुकदमे मुझे कहां से पता लगा? ये सोशल मीडिया, ये आपका www है, इसके ऊपर गूगल पर पड़ा है। जब गुजरात हाई कोर्ट बबीता कश्यप को जमानत देता है तो उसमें पूरा रिकॉर्ड लेता है कि ये मुकदमे, ये मुकदमे इसी धारा में दायर है। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ जाएगा। बबीता कश्यप और उनका इकोसिस्टम और ये जो बीएपी के लोग हैं, ये कहते हैं आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं होती। बबीता कश्यप का वो रिकॉर्ड देखो, खूंटी थाने में 3 FIR है, उसमें आगे आईपीसी की धारा लिखी हुई है। या तो ये आदिवासी नहीं है, या फिर ये एक फर्जी तरीके से ये बात फैला रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती। ये सारा भ्रम फैलाने में ये बहुत माहिर रहे, चाहे काकरी डूंगरी का कांड हो, चाहे दूसरा हो। अच्छा, एक बात और बता दो, ये आदिवासी समाज के हित के लिए काम नहीं करते। अच्छा, इसका एक सबूत बताता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों की बेटी को आजादी के 75 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को। और जब वोट डालने का दिन आया, उसमें आपको ध्यान होगा, ये राजकुमार रोहत और रामप्रसाद डिंडोर सागवाड़ा 84 से विधायक थे, और विधायक राष्ट्रपति के लिए चुनाव वोट डालता है। आदिवासी की बेटी, ऐतिहासिक दिन और संविधान की ताकत, भारत का प्रथम नागरिक बनने जा रहा है। लेकिन साहब, उस दिन वोट डालने का दिन आया तो राजकुमार रोहत गोदड़ी ओढ़कर 84 में सोया हुआ, और जो रामप्रसाद डिंडोर इनके विधायक थे दूसरे वाले, वो जाके किसी और को वोट देके आ गए। अब मुझे बताइए, ये कलेक्टर सिंह नाम से कोई व्यक्ति कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। आदिवासी परिवार नाम का जो संगठन है, जो भ्रामक संगठन है, आयातित संगठन है, झारखंड से आया है, छत्तीसगढ़ से आया है, पता नहीं कहां से आया है, वो संगठन आदिवासी बेटी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं करता। इनके कार्यकर्ता आदिवासी बेटी को वोट नहीं देते राष्ट्रपति बनने के लिए ऐतिहासिक घड़ी में। अब मुझे बताइए, आदिवासी की हितैषी हुए कैसे? आदिवासी भी ये भ्रम फैलाते हैं कि साहब, आदिवासी युवाओं पर, समाज पर आईपीसी लागू नहीं होती। काकरी डूंगरे का कांड होता है तो 7,500 आदिवासी युवाओं पर FIR दर्ज होती है। अशोक गहलोत की सरकार FIR करती है, गोली चलाती है उस सरकार, जिसमें ये खुद भागीदार है। 2 युवा मर गए। अब मुझे बताइए, ये समाज हितैषी हुए कि समाज विद्रोही हुए? कहीं पर भी ये आदिवासी हितों के लिए बात नहीं करते। एक बात और कह दूं, भारत का 720 जनजाति समाज, अलग अलग नाम से, कहीं गोंड है, कहीं कुकी, कुछ अलग अलग नाम से हैं, कहीं भील है, गोंड है, संथाल है, वो आंदोलन कर रहा है। आंदोलन इस बात का कर रहा है कि साहब, संविधान के अनुच्छेद 341 है, जिसमें SC की परिभाषा दी हुई है, और SC की परिभाषा में एक क्लोज दिया हुआ है, जो धर्मांतरित मुस्लिम है और धर्मांतरित ईसाई है, वो SC से यदि चला जाता है तो वो SC का लाभ नहीं ले सकता। ST में ये प्रावधान नहीं है। इसको हटाने के लिए और SC के तर्ज पर SC में भी परिभाषा करने के लिए पूरे भारत भर का जनजाति समाज आंदोलन कर रहा है। और ये महाराज BTP वाले और आदिवासी परिवार वाले, BAP वाले, ये कहते हैं नहीं साहब, हम तो मुस्लिम और हम ईसाइयों को, ये जो धर्मांतरित हो गए, उन्हीं को आरक्षण देंगे। मतलब वो जैसे ST से कन्वर्ट हुए, उनको भी वही ST वाला रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ उनका कहना है। हाँ, वो यही कह रहे हैं। अच्छा, कि जो धर्मांतरित होकर जो ईसाई बन गया, धर्मांतरित होकर मुस्लिम बन गया, उनको ही आरक्षण मिलना चाहिए। और ये एक आंदोलन है, आपको सोशल मीडिया में मिलेगा कि जो ईसाई ही असली आदिवासी, उनके साथ में खड़े रहते हुए ये मिलते हैं। मुझे लगता है ये समाजद्रोह है, ये गैर संवैधानिक है, ये जनजातियों के, आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसके भी विरोध है। अच्छा, मूल बात एक और बहुत कीमती है, ये आदिवासियों की संस्कृति के भी विरोध है। क्यों? जो आदमी आदिवासियत को छोड़कर ईसाई बन गया, आदिवासियत को छोड़कर मुस्लिम बन गया, उसने आदिवासी संस्कृति छोड़ दी, पुरखों की संस्कृति छोड़ दी। तो संस्कृति जिसने छोड़ दी, वो आदिवासी हो कैसे सकता है? उसको ST का लाभ क्यों मिलना चाहिए जब SC को नहीं मिल रहा है? जैसे कौन सा? जैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊं। इसमें आप जब डाटा देखेंगे, आप नोटिफिकेशन देखें 1950 वाला, वो आज तक चल रहा है। आप थोड़ा डॉक्टर कार्तिक उराव का
24 नवंबर 1970 का भाषण देके जो लोकसभा के पटल पर उन्होंने 55 मिनट तक दिया था, उन्होंने एक बात की थी, यदि धर्मांतरित ईसाई और इस्लाम के लोगों को एसटी की परिभाषा से बाहर नहीं निकालते हैं तो आप जनजातियों को मार रहे हो। ये जनजातियों के जीवन और मरण का अधिकार है। जो विकास नहीं हो रहा है वो विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि इनका सारा विकास का अनुदान, इनकी सारी नौकरियां ये धर्मांतरित लोग ले जा रहे हैं। ऐसा एक स्टडी है, 20 साल की काली रात नाम की एक किताब है, उसको यदि आप गूगल पे देखेंगे, सर्च करेंगे तो मैं आपको देने की स्थिति में हूं। वो किताब यदि आप पढ़ेंगे तो उनके पूरे भाषण का निष्कर्ष है एससी के तर्ज पर। एससी की परिभाषा 1950 में जब हुई थी तो माननीय अटल बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे, उनके कालखंड में नोटिफिकेशन निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, एससी की परिभाषा गढ़ने का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। एससी में यही इसी तर्ज पर व्यवस्था होनी चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का भाव है, क्योंकि वो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट और 50 तरह की व्यवस्था है, वो सारी की सारी इसी तर्ज पर है। और लोग बोलते भी हैं एससी एसटी विकास, एसटी एसटी विकास। तो एससी की परिभाषा कुछ और है, एसटी की परिभाषा कुछ और। ये क्यों? इसको जब ठीक करने की बात आई तो आदिवासी परिवार, राजकुमार रोध, बीटीपी, ये सारे के सारे इसका विरोध किया। नहीं साहब, ये डिलिस्टिंग आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये आदिवासी समाज के विरोधी है। इस बात को समाज के एक एक व्यक्ति को स्पष्टता के साथ में समझना चाहिए। वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये एक सामयिक विषय हो सकता है, लेकिन मूलतः ये आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के विरोधी है। ये मुझे कहना है। एक बात और, आपके भी सरनेम को लेकर के, क्योंकि सोशल मीडिया टीका टिप्पणी होती रहती है, फिर आप भी उनके जो नामांकन के टाइम पे जो फॉर्म है उनमें से भी कुछ सारे ऐसे आर्टिकल निकाल करके फेसबुक पे चलते हैं, फिर उसमें पीछे धर्म को लेकर के बात आ जाती है, सरनेम और धर्म को लेकर के। ये जो टिप्पणियां, इस पे क्या कहना चाहेंगे? टिप्पणियां सीधी ये है कि राजकुमार मीणा है, रिकॉर्ड में है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, जो अपने आप को भील कहता है। दूसरा ये कि जो जितेश कटारा अपने आप को, और जितू भाई पता नहीं क्या नाम, वो जितेश मीणा है। और थावरचंद जो है अपने आप को भील प्रदेश बनाने की बात करता है, वो थावरचंद मीणा है रिकॉर्ड में। टावर डामर लिखते वो गोत्र है, उसकी बात ही नहीं हो रहा। ये सारा क्या है, मीणा। हाँ, मतलब मीणा है, रिकॉर्ड में है। ऐसे मुझे क्या कहना, सरकारी रिकॉर्ड में है। तो दूसरी बात ये है कि पैसा कानून क्या कहता है। पैसा कानून ये है कि कुछ ऐसी पदवियां होती हैं जो मान्य है समाज की, जनजातियों की है। पंचायती राज एक्सटेंशन एंड शेड्यूल्ड एरिया, ये 1996 में संविधान संशोधन करके संविधान का पार्ट बनाया हुआ। तो उसमें ये कहा हुआ है जो भी पदवी है, मान लीजिए किसी की डामर पदवी है, किसी की पटेल है, किसी की ओझा है तो है तो है, किसी की रावत है तो है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें टिप्पणी, अरे मेरे दादाजी रावत है तो इसमें क्या करूं, अब ये परंपरा से आ गया तो मैं क्या करूं, ये प्रश्न है। अच्छा, इसी बात को थोड़ा राजकुमार रोध के बारे में, उसके पिताजी का मीणा लिखा हुआ तो वो क्या करे, जितेश मीणा के लिखा हुआ तो वो क्या करे, प्रश्न सबके लगे होता है। जो जैसा है जो है वो है, और संविधान की जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, समझ की बात है। मुझे लगता है इसके दायरे में ही रहना चाहिए, और इसके दायरे में इनको भी रहना चाहिए और इनको मानना चाहिए। संविधान को सब में रहना चाहिए, इसमें क्या बात है। लेकिन ये अनावश्यक टिप्पणी, क्योंकि इनके फितरत में है कि भारतीय जनता पार्टी और समाज, जो आदिवासी समाज है, उसके जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने नौकरी कर रहे हैं, जो गांव में ठीक ठाक पोजीशन में, पहले सरपंच रहा हुआ है, पहले कुछ रहा हुआ है, उन सबको गालियां दो। ये समझते हैं कि इन सबको गालियां देंगे ये डिफेम हो जाएगी, ये इनके खिलाफ जो है वातावरण खड़ा होगा तो हम वहां पे खड़े हो जाएंगे। ये इनका एक रणनीति है। मुझे लगता है ये भ्रामक है, ये नैतिकता के विरुद्ध भी है, और ये छिछोरापन भी है, छोकरापन भी है, और निश्चितता तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके आसपास कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। एक और, वैसे आपने इंटरव्यू में कहा भी किसी और इंटरव्यू में, लेकिन एक तो वो 9th क्लास की जो आपने उस चैप्टर की बात की, उसका एक वो भील प्रदेश का कुछ आर्टिकल को लेकर के विवाद हुआ था, और एक उनकी तरफ से और भी विचारधारा के लोग हैं, उनके कॉमन डिमांड है कि भील प्रदेश के लिए वो कहते हैं, और एक तरह से ये इस एरिया में दक्षिण राजस्थान में चर्चा का विषय भी है, जिसमें आप स्पेशली उस चीज़ को डिफीट भी करते हैं और उस चीज़ का जवाब भी देते हैं। हमारे चैनल पर अगर इस सवाल को मैं करूं तो आप कैसे उसको मोटिव करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कटारा जी। मूल बात बताऊं आपको, मानगढ़ का जो आंदोलन है वो राष्ट्रीयता का आंदोलन है। क्यों आंदोलन है कि उसमें जो गीत है ना, बुरेटिया नीम आंदोलन है, उसमें एक पद आता है, दिल्ली में मारी कलम है, दिल्ली में मारी गादी है, ये कहते हैं ना। तो दिल्ली में मारी गादी है, इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में गादी राष्ट्रपति जी की है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने पूरी कर दी। ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र का विषय था, ऐसा लगता है। ये कहीं पर भी भील प्रदेश का विषय नहीं था। इस बात को तो आप मानते हैं ना।
जो दिल्ली में हमारी गादी है, इस प्रश्न को लेकर जनजातीय समाज का सामान्य सा व्यक्ति राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर बिना किसी निमंत्रण पर जी। मानगढ़ का आंदोलन खड़ा करता है। ये आंदोलन यहाँ का नहीं, बाकी सब जगह भी यही हुआ। बिरसा मुंडा जी ने भी ऐसा ही किया। राष्ट्र राष्ट्र को अपनी माता मानकर मातृभूमि की आजादी के लिए, स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया था। उस आंदोलन को कुछ लोग सीमित करना चाहते हैं, और सीमित करने वाले लोगों में कथित रूप से कुछ विद्वान भी, जिनको वामपंथ से प्रेरित कह सकते हैं, जिनको कांग्रेस के जो रशियन जो सोशलिज्म को लेकर कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत कुंठा को लेकर भी हो सकते हैं। वो इस आंदोलन को सीमित करना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब भील प्रदेश के लिए था। अरे बेवकूफों, जब दिल्ली में हमारी गादी है, ऐसा हमारा नायक कह रहा था, हमारे पुरखे कह रहे थे, हमारे गुरुजी गोविंद गिरी जी महाराज कह रहे थे, तो भारत की बात मानेंगे या एक छोटा सा मुद्दा लेकर बैठेंगे? तो वो उस वैचारिक घोटाले को मैंने, मेरी जानकारी में आया, उस किताब को, उसके पन्नों को, पेज नंबर 42 कक्षा 9, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि प्रकाशित करता है उस विभाग के लिए भेजा है। इसको दिल्ली में हमारी गादी है इस भाव के साथ में ही प्रकाशित किया जाए, इसको लार्ज स्पेक्ट्रम में किया जाए, भारत माता के लिए हमारे पुरखे शहीद हुए हैं तो उसी रूप में प्रकाशित किया जाए। तो उसमें आपने उसमें विरोध नहीं किया? उस सेंटेंस को करेक्शन के लिए आपने कहा? हाँ, सीधी सी बात है। हमने ये कहा कि दिल्ली में हमारी गादी ऐसा लिखा हुआ, ये भारत का प्रश्न था, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अलग राज्य का मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा ये था कि भारत माता कैसे आजाद हो, स्वतंत्र हो, स्वाधीनता मिले, स्वराज मिले, स्वभाषा मिले, हमारे अपने व्यवस्था पर हम कायम रहे, इस बात के लिए आंदोलन था। इसमें विरोध की बात आई, लेकिन उनकी तरफ से एक और तर्क देते हैं कि माननीय मंत्री जी नंदलाल जी मीणा जी का भी बयान है, और पूर्व के जनजातीय आयोग के अध्यक्ष माननीय दिलीप जी भुरिया जी, सोमजी भाई डामोर जी और इनके तमाम बड़े नेता जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, और उन लोगों का भी कहना है कि ये अगर होता है तो सही रहता है। ये प्रश्न उनसे ही पूछो आप। माननीय नंदलाल जी मीणा साहब अभी भी है, आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले, निश्चित रूप से उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे अपने दायरे से बाहर, आप अनुभवी, आप प्रशासनिक सेवा में रहे और इस एरिया की भलीभांति जानते हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा ये है, मेरा केवल छोटा सा प्रश्न था। 1913 में आंदोलन हुआ, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए आंदोलन हुआ, स्वराज के लिए आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन था। उस राष्ट्रीय आंदोलन को घोटाले में नहीं डाला जाए। ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ और पता नहीं गढ़चिरौली पता नहीं कहां से आयातित विचार है, उसके साथ में गालमेल नहीं किया जाए। मेरा इतना ही आग्रह है, वो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाए, पूरी दुनिया को पढ़ाया जाए, मेरा इतना सा आग्रह है। उसमें ये कहां से आ गया कि माननीय नंदलाल मीणा जी या दिलीप सिंह भुरिया जी, उसका प्रश्न कहां से आ गया? वो प्रश्न मानगढ़ आंदोलन के लिए उनका प्रश्न है ही नहीं। उनका प्रश्न, मेरा प्रश्न केवल ये है कि उन 1507 भील समाज के संतों ने, भक्तों ने और राष्ट्रीय मूल्य से ओतप्रोत होकर जो शहादत दी है, अंग्रेजों की गोलियों से वो भुने गए हैं, कृपया उनको एक छोटी बुद्धि के चक्कर में नहीं डाला जाए। मेरा प्रश्न इतना ही है, मैं इसी पर कायम रहना चाहूँ, उसको लार्ज स्पेक्ट्रम में। अगर वो ये लोग कहते हैं, आप जो कह रहे हैं ना, इसमें कुछ बात याद आई, ये कहते हैं कि साहब ये तो अंग्रेजों की रिपोर्ट में लिखा हुआ, कोर्ट में लिखा। अरे अंग्रेजों की रिपोर्ट तो डिवाइड एंड रूल पर चलती थी, वो उनमें तो ये भी लिखा हुआ कि उसमें खाली 5-7 लोग मारे गए। इतना भी घोटाला किया हुआ, क्या वो सारी बात तो मानेंगे? अंग्रेज जो धूर्त थे, अंग्रेज जो चर्च के राज्य से प्रेरित थे, जहां जहां उनकी छावनी होती थी पास में चर्च बनता था। तो हम चर्च की ऑथोरिटी को, चर्च के स्टेट को और औपनिवेशिक सत्ता के विचारों को हुबहू नहीं मान सकते। यही मेरा आग्रह है। और जो हमारे पुरखों का राष्ट्रीय स्वाभिमान है, एक बड़ा स्पेक्ट्रम लेकर चल रहे थे, राष्ट्र का भाव लेकर चल रहे थे, कृपया उसको सीमित करने की कोशिश ना के, और इनका जो तुच्छ जो कहीं एक नारा वारा लेके चल रहा है, उसके चक्कर में उसमें नहीं डाला जाए। मेरा इतना ही आग्रह था। कौन सा नारा? ये बहुत सारे नारे लेते हैं ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ऐसा करके भ्रामक नारे चलाते हैं। और मुझे बताया, कई लोगों ने बताया कि ये वामपंथ से प्रेरित नारे लगाते, उसके घालमेल में नहीं डाला जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें जो आपसे हुई। अब आते हैं चुनाव पर, और भी मैं आपसे मिलूंगा, मुझे बहुत सारी आपसे बातें करना है। चुनाव को लेकर के, सलूम्बर चुनाव आप यहाँ पर हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के आप लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ के चुनाव को लेकर के आपकी गणित क्या कहती है? सलूम्बर बीजेपी जीत रही है, और 2023 का जो परिणाम था उससे भी बेहतर ढंग से जीत रही है, और नंबर 2 पे कांग्रेस ले रही है, ऐसी सूचना सब जगह चल रही है। बीजेपी का जो भ्रामक प्रचार था, दुष्प्रचार था, युवाओं को भड़काने का प्रचार था, पहले का इनका इतिहास भी है।
कैसे इन्होंने बीटीपी को तोड़ा, कैसे इन्होंने डॉक्टर वेलाराम घोगरा को धोखा दिया, और कैसे इनके स्टेटमेंट है, कैसे इन्होंने एक भ्रामक वातावरण बनाया, कैसे इन्होंने अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ में तालमेल किया, कैसे उनको वहां से इनको बड़ी मात्रा में पैसा मिला और उस पैसे का कैसे दुरुपयोग किया और कैसे युवाओं को भड़काया, ये सारे वातावरण में आ चुका है। गांव गांव में एक एक व्यक्ति समझ चुका है कैसे ये पत्थरबाज बना रहे हैं, कैसे विद्यार्थियों को स्कूल के अंदर से बाहर लेकर के धरना दिला रहे हैं। ये सारा विषय जब आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही बात चल रही है कि विकास करने वाली पार्टी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। चाहे जयपुर की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो विकास को लेकर जो विजन है, विकसित भारत में जनजातियां कितनी एकदम विकास के लेवल पर जानी है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, सभी विषयों को लेकर जब तेजी से चल रहे हैं, माननीय भजनलाल जी साहब की सरकार, और इस क्षेत्र में जाखमा का पानी जिस तरीके से जैसलमेर के साथ जोड़ने की 7,100 करोड़ की योजना बजट के माध्यम से लाना, ये सारे विषय एकदम जब आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पूरा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप है, अनुकूल है, और जनता जनार्दन बहुत ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं, ठेठ धरातल से लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे लगता है एकदम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेरा राजनीतिक सभी चीज़ों से हटके मेरा व्यक्तिगत सवाल, इस एरिया में मैं गया तो कुछ इंटीरियर एरियो में रोड वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप एज ए सांसद क्या करने वाले? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माने अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में लाए थे। 1999 में जनजाति मंत्रालय भारत सरकार में लाए, और 2003 में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग लाए। तो जनजातियों के विकास को लेकर, जनजाति क्षेत्र के विकास को लेकर विजन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले दिनों 2 अक्टूबर को एक योजना लॉन्च किया, आपको ध्यान होगा, धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय उन्नत ग्राम योजना, 80,000 करोड़ की योजना है। और मजेदार बात बताऊं आपको, ये सारी योजना धरातल पर लागू करने 500 दिन में, लगभग 1.25 से 1.5 साल के अंदर लागू करनी है। तो जितने बचे हुए काम है, उन सभी को विभिन्न योजनाएं जो भी प्रचलित है, चाहे राजस्थान सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की, उनके माध्यम से हम इनको जितने भी अधूरे काम उनको पूरा कर रहे हैं। और एक अभियान हमने चला दिया है। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने डीएमएफटी के माध्यम से करीब 80 करोड़ के योजना लागू की। बाकी जिला परिषद की योजना है, टीएडी की योजना है, बहुत सारी अन्य योजना है। बजट के माध्यम से जितने रुके हुए काम है वो सारे आगे आए हैं। मुझे ऐसा अंदाज है कि विगत 1 साल में जब दिसंबर में विधानसभा आई उसके बाद तो करीब करीब 400 करोड़ की योजना सोलंबर जिले में लागू हो चुकी है। तो ये आंदोलन यहाँ रुक नहीं रहा है। ये अभियान हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे क्षेत्र में जहां जहां भी समस्या है, आपने संकेत किया, ये बहुत अच्छा है। हमारे जैसे जानकारी में आता है, या हम प्रवास पर होते हैं, आज हम नटारपाल के प्रवास पर था, मुझे ऐसा वहां देखा गया, एक पंचायत है, कलात नाम की पंचायत है, उस पूरी पंचायत में एक भी आधा किलोमीटर भी पक्का रोड नहीं है। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। तो पिछले 5 साल में या उससे पिछले लंबे समय तक 65 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया उन्होंने? जनजातियों को धोखा दिया। ये अनपढ़ रहे हैं, ये वहां इनका आवागमन का साधन नहीं हो, और एक खाट पर लेटाकर एक माँ को, जो गर्भवती माँ है, उसको ले जा रहे हैं। ये सारा का सारा जो सीन है, ये सारा का सारा कांग्रेस और उनका किया हुआ है। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ शेष हैं, अधूरे काम है, उनको हम पूरा करेंगे। और ध्यान में भी आते जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से। हम जनसुनवाई भी करते हैं, उसमें भी आ रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़े मार्जिन से हमारा विधायक भी आ रहा है, तो वो बहुत तेजी से उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ आने वाले समय में सारी योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। सभी साथियों ने पूछा, हमारे मित्र ने भी पूछा, लेकिन मेरा भी सवाल है कि कारीलाल जी को लेकर के भी, शांता देवी जी को भी लेकर सम्मानीय वो है, एजुकेशन को लेकर के सवाल आता है। आपको लगता है कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए ऐसा, या फिर अनुभव भी काफी होता है? हमारा जो प्रत्याशी है, जो सलूम्बर में, वो 2 बार के सरपंच है, नगर पालिका का चेयरमैन। आप देखिए, इतना प्रशासनिक अनुभव कि जनता की नब्ज को समझते हैं। क्योंकि सबसे कठिन जो जनसेवा होती है, जनप्रतिनिधि होता है, वो तो सरपंच होता है। बहुत सारे डायनेमिक्स है, बहुत सारी बैलेंसेज हैं। राष्ट्रीय धारा उन मुद्दों से भी हटके जो है ना, वो जो प्रशासनिक अनुभव मिलता है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जब 2 टर्म मिल जाते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी। अच्छा, नगरीय क्षेत्र में काम करने का अपना एक अलग नजरिया, अलग सारे योजना है, और मंत्रालय अलग, और कभी केंद्र से, कभी सारी चीजें आती हैं। मुझे लगता है ये जो प्रशासनिक अनुभव है, ये अपने आप में बड़ा है। और हमारे जो 84 के प्रत्याशी जी हैं, उनका भी प्रधान के रूप में भूमिका, और उनका सार्वजनिक जीवन में जो भूमिका है, वो बहुत अनुभव है। ये अनुभव के साथ में बाकी सारी, अच्छा, काम करने के लिए कभी व्यक्ति अकेला काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है। उनके अपना निजी एक पूरा सेटअप होता है, जिसमें पीएसएल है, बाकी सारी चीजें। तो ये सारी बातों लेकर तेजी से आगे काम करते हैं, तो मुझे लगता है पर्याप्त होता है। और ये बातें जब जनता जनार्दन आशीर्वाद देती हैं, उसके बाद तो और ज्यादा आसान हो जाता है कि इस मामले में समग्र रूप से बात करें।
तो भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रत्याशी सलोमर और चौरासी बहुत सोच समझकर एकदम उपयुक्त एकदम जिताऊ ये मैदान में उतारे। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे मतों से दोनों जगह जीत रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 84 से भी बीजेपी जीत रही है। अब देखना वापस हम बात करेंगे 23 तारीख को। बिल्कुल 84 में कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वहाँ तैयारियां भरपूर चल रही है। कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? देखिए बहुत अच्छे मार्जिन से सलोमर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी होगी राजस्थान में 7 चुनाव हो रहे हैं, उसमें 5 तो सीधे जीत रहे हैं और 2 पर टक्कर की सूचना जानकारियां मिल रही है। मुझे लगता है अपने आप में आंकड़ा बताना संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से दोनों जगह जीत रहे हैं। देवली उनियारिया पे भी चर्चा करना आपने बोला, इसलिए वहाँ वो भी बहुत ज्यादा चर्चा की सीट है, वहाँ पे क्या बीजेपी की स्थिति रहेगी? देखिए सातों के सातों हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये पूरी तरह से हर जगह बहुत बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता बंधु भी दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं सलोमर की बात ज्यादा करूंगा। यहाँ जिस तरीके का पैटर्न काम करने का तरीका है और हम लोग साधारण से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जब नीचे धरातल पर जाते हैं, लोगों की समस्या के बारे में सुनते हैं, कुछ ऐसी संभावनाएं है जिसमें काम हो सकता है उनके बारे में संवाद करते हैं, तो लोगों का एकदम सकारात्मक भाव और समर्थन मिल रहा है। दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों में यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट सा है और वहाँ एक युवा है, तो ऐसे इस डिस्प्यूट को लेकर के बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर, हर विषय पर, हर स्तर पर काम कर रही है। हमारा ध्यान पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी पद्धति को लेकर है। हाँ, मीडिया के माध्यम से कई जानकारियां मिलती है कि कोई नाराज हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो उनके अपने विषय है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो बाकी विषय सारे गौण हो जाते हैं। प्रतापगढ़ के आप पास के हैं, प्रतापगढ़ के लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीद है, वहाँ के लिए क्या सोचा? कई विषय प्रतापगढ़ कार्यकर्ता लेके आते हैं, संवाद बना है धरियावत और प्रतापगढ़ के बीच में कई विषय जानकारी में आए। हम केंद्रीय कमेटी में भी हैं जिसमें अफीम नीति को लेकर जो डिसीजन होता है उसमें भी कॉमन रूप से प्लेटफॉर्म पर हैं। ये सारे विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे वहाँ शिक्षा और जो जल संरक्षण है इसको लेकर काफी विषय आए हैं, जानकारी में आए, उन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं। और सतत रूप से हमारी जो दिशा कमेटी है उसके भी हम लोग उसका पार्ट है प्रतापगढ़ में, तो जो विषय आने वाले कालखंड में उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो मैं व्यूअर्स को मैसेज चुनाव को लेकर आप सभी को प्रणाम। एक आग्रह है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा जनजाति उन्नत ग्राम योजना जैसी योजना चलाई। 500 दिन का कार्य लक्ष्य रखा है पूरा करने का और 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें बजट अलॉटमेंट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र भाई मोदी के साथ में राजस्थान माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की जो सरकार है वो ऐतिहासिक बजट लेकर आई है और इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम हुए हैं। कुछ काम अगर शेष हैं तो हम आने वाले समय में मिलकर, और हमारा विधायक जीत रहा है लेकिन उनको और ताकत देने की जरूरत है। यदि किसी बूथ पर कुछ कमजोरियां हैं तो मैं आम नागरिक को, मतदाताओं को ये आग्रह करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप कमल के फूल को ताकत दें। हर बूथ पर, हर ग्राम में, हर शक्ति केंद्र, हर मंडल और पूरे जिले में जो भी अधूरे काम है उसको हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। प्रभारी मंत्री माननीय हेमंत मीना जी, हमारे विधायक जी जो आने वाले हैं, और हम मिलकर समन्वय के साथ में बिना किसी रुकावट के तेजी से काम करेंगे। इस बात के लिए आप कमल के फूल को ताकत दें, बीजेपी को ताकत दें और शांता देवी जी को भारी बहुमत से विजय बनाएं। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में हर बात को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा में रहने वाले माननीय सांसद श्री मनोहर जी रावत साहब। मैं हूं सज्जन कटारा और हमारी बातचीत से आप सब क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी आपके कुछ सवाल हो, अगली बार बहुत जल्दी इनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।